हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कुछ दिनों पहले नीलेश ने बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत ख़राब हो गई। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल का काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, कमरा नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा ही आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्होंने नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गए। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुली और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो मैंने देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई, और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी।
वे दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वे प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बागीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बागीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? इस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले ये बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांध कर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा रहता था, वो कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूल भटक कर इस बारी के आसपास भी पहुँच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और ना नुकर करने पर जमकर पिटाई भी कर देते थे और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वह भाग, गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बागीचे की एक सच्ची घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े कर देता हूँ। उस बागीचे में मेरी भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों किरकावारी का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवारी रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने दुक्का छिपकर सही और गलत का पता लगाना चाहा। लगाने की कोशिश रात को खा पी कर एक लाउर लाठी और बैटरी यानी टार्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुँचे। उनको कोन्हिया पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने न आँव देखा न ताव और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए आगे दौड़े। वह व्यक्ति भागने लगा। दादाजी ने उसे दौड़ाते रहे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़कर ही रहूँगा, भाग देखता हूँ कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप ले लेता है। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकुआ मार गया था। उनका शरीर कांपने लगा और रोए खड़े हो गए और वे एकदम आवक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत कर
हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुँचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक और कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी एक डायन की है, काली डायन। इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैं ये कहानी बनाकर नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये कहानी सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपने दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं, भगवान का अस्तित्व होता है तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर आए थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उस रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बाँझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फ़कीर बाबा भिक्षा मांगते हुए पहुंचता है तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है कि आपको बच्चा नहीं है। ना वह बोली, आपको कैसे पता? वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हम देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। वो बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खून पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वाले को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे की किसी ने मारकर हत्या कर दी है और उसे फेंक दिया है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया
उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया, लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया ये सब, कैसे हुआ। सब लोग के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी ने पकवान बना रही है और वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी कि लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी कि तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है। और यह जानकर और खुश हो गई कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसी हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, तभी तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। यह सब देखते ही मुखिया समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। और मुखिया यह सोचकर वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी, किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और किसी के शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रही थी। जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था, ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था कि उसे कि जैसे यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वो समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि वह क्यों ना मैं चलकर देखूं कि क्या और ये कहाँ जाती है। मुखिया ने धीरे धीरे उसका पीछा किया और देखा कि वो एक तालाब के पास जाकर बैठ के वो बछड़े को खा रही है, जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। मुखिया चुपके से घर गया और अपनी तलवार लेकर आया और उसके पीछे से जाकर एक ऐसा वार किया कि एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग हो गया और उसका खून पूरे तालाब में चला गया। तब से वो तालाब का पानी विष में बदल गया और वो तालाब तब से लोग उस तालाब को देखकर बहुत डर जाते हैं और कोई उसके करीब नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।